एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्रीदिंग होता क्या है हम लोग देख चुके हैं कि एनवायरनमेंट का एयर और बॉडी के अंदर जो CO2 है, दोनों का जो एक्सचेंज होता है उसी को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। सिंपल इतना ही याद रखो। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो पॉइंट होते हैं। पहला होता है इंस्पायरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन नाम ही से पता चल रहा है कि कोई चीज़ अंदर आ रहा है, इन हो रहा है। एक्सपायरेशन कुछ चीज़ एक्सपायर हो रहा है, कोई चीज़ बाहर जा रहा है। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि जो बाहर का ऑक्सीजन है हमारे बॉडी के अंदर यानी कि लंग्स के अंदर आएगा, तो उसको बोलेंगे इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन को ही इनहेलेशन भी बोलते हैं। और एक्सपायरेशन में क्या होगा कि जो भी CO2 हमारे बॉडी के अंदर बन चुका है वो बॉडी से बाहर जाएगा, जिसको हम लोग एक्सपायरेशन बोलेंगे या एक्सहेलेशन बोलेंगे। ठीक है, एक बार लाइन बाय लाइन देख लेते हैं कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपायरेशन बाय विच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। वही बात सेम लिखा हुआ है। इसके अलावा द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू, जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है वो अंदर आएगा या बाहर जाएगा लंग्स के, इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से एयर या तो अंदर आता है और नहीं तो बाहर जाता है। क्लियर? इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स। इंस्पायरेशन कब होगा? जब लंग्स के अंदर का प्रेशर यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब लंग्स का प्रेशर जो होगा वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब जा कर के इंस्पायरेशन होगा। ऐसे भी तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो कि जिधर प्रेशर कम रहेगा उधर ही जिधर प्रेशर कम रहेगा तो और जिधर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। मतलब ये कि देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लंग्स के अंदर हमेशा एक नेगेटिव प्रेशर का होना ज़रूरी है इंस्पायरेशन होने के लिए। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये वाला वर्ड याद रखना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा लंग्स के प्रेशर से, तब जा कर के इंस्पायरेशन होगा। क्लियर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए लंग्स प्रेशर से, तब जाके इंस्पायरेशन होगा। इसी तरह एक्सपायरेशन कब होगा? तो जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जा कर के एक्सपायरेशन होगा। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस टाइम कम रहेगा और लंग्स का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तब जा कर के एक्सपायरेशन होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद है कि डायाफ्राम एंड स्पेशल सेट ऑफ, डायाफ्राम और स्पेशल सेट ऑफ मसल, जिसको हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, जो कि रिब्स के बीच में पाया जाता है, वो मदद करता है जनरेशन में सच ग्रेडियंट। इस तरह मतलब प्रेशर ग्रेडियंट को बनाने में डायाफ्राम और स्पेशल सेट होता है मसल का हमारे थोरैसिक कैविटी के अंदर, जो मदद करता है। जैसे हमारा ये एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जब तुम हायर क्लास में जाओगे यानी कि MBBS के फर्स्ट ईयर में जब तुम जाओगे तो तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए समझ लो बस इतना कि ये हमारा रिब्स होता है ना, ठीक है, ये हमारा ये स्टर्नम हो गया, ये रिब्स हो गया। तो रिब्स के बीच में इस तरह से मसल्स होते हैं। ठीक है, कुछ मसल इस तरह से होते हैं और कुछ मसल इस तरह से होते हैं। तो इन्हीं सेट को हम लोग बोलते हैं, एक को एक्सटर्नल बोलते हैं, एक को इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। यही है इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, और यही ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करता है। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इंस्पायरेशन शुरू कब होता है, तो जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन होगा, तो क्या होगा कि इंक्रीज कर जाएगा थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस में। अब ध्यान से सुनो इस बात को, देखो खुद ही तुमको समझ में आ जाएगा। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, इमेजिन करो डायाफ्राम डोम शेपेड था, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैट हो जाएगा। जब वो फ्लैट होगा तो तुम्हारे गर्दन से लेकर के डायाफ्राम तक का जो लेंथ रहेगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस में तुम्हारा लेंथ बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेगा तो इंस्पायरेशन होगा। जाहिर देखो अब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, जब प्रेशर घटेगा तो इंस्पायरेशन हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लो
कि इंस्पायरेशन होता है डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से कैसे होगा, तो डायाफ्राम एक डोम शेपेड मसल होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट होगा तो तुम्हारा जो थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। जब देखो यहाँ पे सिंपल तुम्हारा ये नेक है, ये तुम्हारा डायाफ्राम था, अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो देखो वो इस तरह का हो जाएगा। तो पहले जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक था, अब वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक का हो गया, तो एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप घट जाएगा, प्रेशर घटेगा तो इंस्पायरेशन हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स। साथ ही साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से रिब्स जो होगा वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। देखो जब ऊपर की तरफ उठेगा तो जो ये एक्सटर्नम होता है काउज करेगा इंक्रीज इन द वॉल्यूम इन द थोरैसिक चैम्बर डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। देखो यहाँ पे क्या होगा, अब तुम साइड से देखो किसी इंसान को, ये हमारा रिब्स है, ये उसका वर्टिबल कॉलम है, अभी इसका ये नॉर्मल पोजीशन ये है, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो इस तरह से हो जाएगा। तो अब इस वाले एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में घटे, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और इस वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा पल्मोनरी प्रेशर लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से आउटसाइड का एयर फ्रॉम आउटसाइड मूव करेगा इनसाइड में, यानी कि इंस्पायरेशन होगा। देखो यहाँ पे एक फिगर भी दिया हुआ है, इसको समझो कि ये हमारा नॉर्मल फिगर है लंग्स का, ये रिब्स ऊपर हुआ, ये हमारा वॉल्यूम बढ़ा, इधर से भी वॉल्यूम बढ़ा, ये ऊपर हुआ, ये फ्लैट हुआ, तो बाहर से एयर अंदर आया, ठीक है। अब इसका उल्टा होगा जब वो रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, एक बार फिगर देख लो। रिलैक्स करेगा तो देखो अभी क्या था कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब ये डोम शेपेड जो है वो रिलैक्स कर जाएगा, रिलैक्स करेगा तो ये वाला वॉल्यूम घट जाएगा इस लाइन में, ठीक है। ये जो बाहर गया था रिब्स वो देखो अंदर आ गया, तो यहाँ वाला भी वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम जैसे ही घटा प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा एक्सपायरेशन हो गया। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम, यानी कि डोम शेपेड डायाफ्राम जो था पहले फ्लैट था वापस से डोम शेपेड हो गया, और इंटरकोस्टल मसल रिटर्न डायाफ्राम एंड स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशन, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम वापस अपना रिड्यूस हो जाएगा, तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो अब कम हो जाएगा, और इस वजह से लंग्स जो होगा एक्सपायरेशन करेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम लोग एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के रेट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं उसके स्ट्रेंथ को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल एब्डोमेन। दो चीज़ तो पहले से हमें पता है कि डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, लेकिन एब्डोमेन भी हेल्प करता है, जब हमें रेस्पिरेशन बढ़ाना हो घटाना हो तो उसमें एब्डोमेन भी हेल्प करता है, जिसको हम लोग एब्डोमिनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन जो होता है लगभग 12 से 16 बार 1 मिनट में सांस लेता है और छोड़ता है। वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर, यहाँ से तुम्हें स्पायरोमीटर याद रखना है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इन ब्रीदिंग में जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग मूव करते हैं उसको किस मशीन से मेजर करते हैं, तो स्पायरोमीटर। तो ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, सॉरी MCQ के लिए इसको भी याद रखना, जो कि हमें हेल्प करता है पल्मोनरी फंक्शन को जानने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में।